हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब सहेली की शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। वीरपुर नाम के एक गाँव में एक सुलेखा नाम की बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं, सीमा, रीमा और मीरा। सुलेखा का पति बहुत साल पहले एक हादसे में मर गया था, जिसके बाद से सुलेखा अकेली पड़ गई थी और तीनों बेटियों की परवरिश सुलेखा ने अकेले ही की। सुलेखा बहुत ही गरीब थी और खाने के लिए एक समय का भोजन का इंतजाम भी बहुत मुश्किलों से वो कर पाती थी। सुलेखा घर घर जाकर लोगों का काम करती थी। उससे जो भी कुछ पैसे मिलते थे, उससे ही घर का खर्च चलाती थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा, मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम तीनों भी अपने अपने काम कर लेना और अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ माँ, फिक्र मत करो, हम सारे काम कर लेंगे और हम तीनों अपना ध्यान भी रख लेंगे माँ। माँ, आज मैं भी आपके साथ काम पर चलती हूँ और आपकी मदद करवा दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं, मैं कर लूंगी। तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहती हो ना। अब हम बड़े हो गए हैं ना माँ, तो आपको घर में ही रहना चाहिए और आपको आराम करना चाहिए। अब हम जाकर आपके बदले का काम कर सकते हैं माँ। नहीं बेटा, मुझे ये काम करने दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये काम कभी भी ना करना पड़े। मेरी बच्चियों, अब तो तुम्हारी शादी की भी उम्र होती जा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी शादी कैसे करवाऊंगी। माँ, आप फिक्र मत करो, सब देखा जाएगा वक्त आने पर। ऐसा कहकर सुलेखा काम पर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। यहाँ घर पर दोनों सीमा और रीमा मीरा से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि सुलेखा अपनी छोटी बेटी मीरा से बहुत प्यार करती थी। सीमा और रीमा हमेशा ही सुलेखा के जाने के बाद मीरा से सारे घर का काम करवाती थी, पर सुलेखा को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी और उसे अपनी बेटियों पर बहुत विश्वास था और वो तीनों को ही बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। रीमा देख रही है ना, दिन ब दिन माँ से ये कितना चिपकती जा रही है। जब देखो माँ को मक्खन लगाते रहती है। माँ भी इसकी बातों में आकर इसी से प्यार करती रहती है, हमसे नहीं करती। हाँ बहन, ये तो मैंने भी देखा है, कैसे ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में माँ को फंसा लेती है, पर माँ भी इसकी बातों में आकर इसी से प्यार करती है। हमें इसका कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। हाँ बहन, वो दोनों कुछ उपाय सोचने लगती हैं। रात को सुलेखा घर आती है। सीमा अपनी माँ को फंसाने की कोशिश करती है, माँ से चिकनी चुपड़ी बातें करती है, सिर्फ दिखावे के लिए। माँ, तुम बहुत थक गई होगी ना, क्यों ना मैं आपकी पैर दबा दूं, जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। और माँ, मैं आपका सर दबा दूंगी। अरे नहीं नहीं मेरी बच्चियों, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया या नहीं? हाँ, हम सबने खाना खा लिया है, बसें काफी रह गई हैं। माँ, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ बेटा, ठीक है। ऐसा कहकर सुलेखा हाथ मुँह धोने के लिए चली जाती है। सीमा और रीमा दोनों ही अपनी माँ को मक्खन लगाने की कोशिश करती हैं। खाना खाने के बाद सुलेखा सोने के लिए जा रही थी। माँ, आपका सर या पैर दबा दूं क्या? मेरी बच्ची, जब तुम इतना ही बोल रही हो तो ठीक है, दबा दो। बेटियों के बार बार जिद करने पर सुलेखा सीमा और रीमा को सर और पैर दबाने के लिए हाँ बोल देती है। कुछ देर तक जब दोनों हाथ और पैर दबा रही होती हैं, तो वो थक जाती हैं
और अपनी माँ से बोलती है, माँ, दर्द खत्म हो गया क्या? मैं थक गई हूँ। बेटी, अभी तो तूने शुरू ही किया था, तू इतनी जल्दी थक गई? रीमा, तू भी थक गई है क्या? हाँ माँ, मैं भी थक गई हूँ। वैसे तो इतना बोल रही थी तुम दोनों कि आपके सर और पैर दबा दूं। अब हाँ बोल दिया तो तुम दोनों से हो ही नहीं रहा है। कितनी कमजोर हो तुम दोनों। अपनी छोटी बहन से कुछ सीखो। जाओ तुम दोनों, जाकर सो जाओ और मीरा को मेरे पास भेज देना। क्यों माँ, क्या हुआ? उसे क्यों आपके पास भेजना है? बेटा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है माँ? आप हम दोनों को बताओ। हम दोनों हैं ना? हाँ माँ, हम दोनों हैं तो हमें बताओ ना, क्या बात है? आप मीरा को क्यों परेशान करती हो? वो तो बेचारी थक कर सो गई होगी। अरे नहीं मेरी बच्चियों, वो इतनी जल्दी सोने वाली नहीं है। जब तक वो मुझे नहीं सुला देती, उसे नींद नहीं आती। वो बात कर ही रहे होते हैं कि मीरा कमरे में आ जाती है। मीरा को देखकर सीमा और रीमा दोनों बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती हैं और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। मीरा अपनी माँ के पास जाकर सर और पाँव दबाने लगती है। पता नहीं बेटा, इन दोनों का क्या होगा। दोनों पता नहीं क्या करती रहती हैं, बड़ी ही जल्दी थक जाती हैं। पता नहीं इनका क्या होगा। क्या माँ, तुम भी ना फालतू में ही फिक्र करती रहती हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इतना ज्यादा मत सोचा करो। ऐसा कहकर सुलेखा मीरा को सोने के लिए बोल देती है और खुद भी सो जाती है। सुलेखा की सभी आस पड़ोस में रहने वाले लोग मीरा की बहुत तारीफ करते रहते थे और हमेशा मीरा की ही बात किया करते थे। अगर सुलेखा के घर में कोई भी मेहमान आता तो वो भी मीरा की तारीफ किया करता। इस बात से सीमा और रीमा दोनों गुस्सा हो जाते थे। मीरा सभी के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव करती थी और सबकी सेवा भी करती थी। इस वजह से सभी उससे खुश रहते थे। एक दिन सीमा और रीमा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो दोनों ही कुछ सोचने लगती हैं। तभी, बेटा, मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम सभी अपना ध्यान रखना, ठीक है? और हाँ, मीरा का भी ध्यान रखना। रीमा, देखा, माँ अभी भी उसका ख्याल रखने के लिए बोल रही हैं। हाँ बहन, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो सभी इसकी हमेशा बढ़ाई करते रहते हैं। सुलेखा काम के लिए चली जाती है और वो पूरे दिन काम की तलाश करती है, पर उसे आज कहीं भी काम नहीं मिलता और वो निराश होकर घर वापस आ जाती है। फिर मीरा अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? बेटा, आज के दिन कहीं भी काम नहीं मिला, क्या करूँ मैं? ऐसे तो कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा और फिर हम खाएंगे कहाँ से बेटा? माँ, आप इतनी फिक्र क्यों करती हो? भगवान पर भरोसा है ना? माँ, वो सब कुछ ठीक करेंगे, आप ज्यादा फिक्र मत किया करो माँ। और फिर कुछ दिनों बाद घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। सभी का भूख से बहुत बुरा हाल हो जाता है। सभी बहुत ज्यादा दुखी और हताश हो जाते हैं। मीरा से ये सब देखा नहीं जाता और वो घर से बाहर कुछ खाने की तलाश में और काम की तलाश में निकल पड़ती है। मीरा बहुत से घरों में काम के लिए पूछती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। फिर वो हार मानकर एक जगह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस पर एक राजकुमार की नजर पड़ती है और वो उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे निराश क्यों बैठी हो? मेरी माँ और मेरी बहनों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है
और सभी भूख से बेहाल हो रहे हैं। ऐसा ही रहा तो सभी बीमार हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, आप मुझे अपने साथ ले चलें। मीरा राजकुमार को अपने साथ ले जाती है। जब राजकुमार मीरा के घर जाकर सबकी हालत देखता है तो उसको सभी पर बहुत दया आती है और वो सभी के लिए खाना लेकर आता है और मीरा की माँ सुलेखा से मीरा से शादी करने के लिए मीरा का हाथ मांगता है। राजकुमार मीरा को बहुत पसंद करने लगता है और राजकुमार की शादी मीरा से हो जाती है। फिर सभी हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें फिर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। ये कहानी है रवीना नाम की एक लड़की की, जो अपने माता पिता के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहती थी। रवीना के पिता एक गरीब किसान थे। बहुत ही मुश्किलों से उनके घर का गुजारा चल पाता था। रवीना नेक और साधारण लड़की थी। साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा कक्षा में फर्स्ट आया करती थी। रवीना की कक्षा में रागिनी नाम की एक लड़की पढ़ती थी। रागिनी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। वो कक्षा में किसी भी लड़की से बात नहीं करती थी। रागिनी रवीना से बहुत जलती थी, क्योंकि कक्षा में टीचर रवीना की तारीफ किया करती थी। एक दिन रवीना अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। तभी उसकी सहेली गीता बोली, क्या तुम्हें पता है रागिनी के पापा बहुत अमीर हैं। उनका बहुत बड़ा बंगला है और मैंने सुना है उनके घर में एक स्विमिंग पूल भी है। काश मेरे पास भी एक स्विमिंग पूल होता तो मैं पूरा दिन स्विमिंग पूल में ही नहाती। हम तो तालाब में नहाते हैं। तालाब में नहाकर कितना मजा आता है। तुम्हें नहीं पता, स्विमिंग पूल का पानी बहुत साफ होता है। उस पानी में नहाने से लोग दिखने में सुंदर हो जाते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे पास जो है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की कोई चीज देखकर हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हम भी मेहनत करेंगे तो एक दिन हमारे पास भी सब कुछ होगा। रवीना की बात सुन उसकी सहेलियां बुरा मान गयी और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गयी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन रागिनी स्कूल से घर लौट रही थी। तब रवीना की दोनों सहेलियां रागिनी से बात करने उसके पास गयीं और बोली, रागिनी, हम दोनों तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगी? वैसे तो मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, लेकिन तुम लोग कह रहे हो इसलिए मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती कर रही हूँ। ये कहकर रागिनी वहाँ से चली गई। अगले दिन कक्षा में गीता ने रागिनी से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। क्या हम स्विमिंग पूल देख सकते हैं? ठीक है, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाना। रवीना को भी तुम साथ ला सकती हो। मैं तुम्हें अपना स्विमिंग पूल दिखा दूंगी। ये सुनकर गीता और सोनाली खुशी से नाचने लगी। उन्होंने रवीना को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर रवीना वहाँ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन सोनाली और गीता के बार बार कहने पर रवीना भी जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह तीनों अच्छे से तैयार होकर रागिनी के घर गयी। तब रागिनी उन तीनों को देखते ही बोली, छी, तुम लोग कितने गंदे कपड़े पहनकर आए हो। तुम्हें पता नहीं, मुझे ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लेकिन हमने तो साफ कपड़े पहने हैं। क्या हम तुम्हारा स्विमिंग पूल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। मैं तुम लोगों को मेरे स्विमिंग पूल में पैर भी नहीं रखने दूंगी। देख लिया, अब यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम्हें हमारे साथ ऐसा बर्ताव करना था तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तेरी बेइज्जती करने के लिए ही मैंने तुझे बुलाया था। ये कहकर
रागिनी उन तीनों को धक्का देकर घर से निकाल देती है। रवीना और उसकी सहेलियां रोते हुए घर वापस आ रही थी। तभी उसी समय सिंड्रेला परी वहाँ से गुजर रही थी। उन तीनों को रोते हुए देख सिंड्रेला परी उनके पास आई और बोली, क्या हुआ? तुम तीनों ऐसे क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? कौन है आप? हम गरीब हैं, इसीलिए आप भी हमारा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं बेटी, मैं एक परी हूँ। मैं बहुत दिनों बाद इस गांव में घूमने आई हूँ। मैं जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती हूँ। मैंने तुम तीनों को बहुत दुखी देखा। बताओ मुझे, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सिंड्रेला परी की बात सुनकर रवीना ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर सिंड्रेला परी ने कहा, बेटा, कभी भी अपने हालातों की वजह से खुद को छोटा मत समझना। तुम दुखी मत हो। मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल अभी बना कर दूंगी। रवीना सिंड्रेला परी को लेकर अपने घर गई। घर पहुंचकर सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रवीना के घर के पीछे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया। ये देख रवीना और उसकी दोनों सहेलियां खुशी से झूम उठी और उस स्विमिंग पूल का पानी सुनहरा था। तब रवीना ने हैरानी से पूछा, इस स्विमिंग पूल के पानी का रंग सुनहरा क्यों है? क्योंकि ये कोई मामूली स्विमिंग पूल नहीं है, ये जादुई स्विमिंग पूल है। तुम बस दिन में एक बार इस जादुई स्विमिंग पूल में डुबकी लगा सकती हो। अगर किसी ने लालच में आकर दिन में एक से ज्यादा बार स्विमिंग पूल में नहा लिया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली गई। रवीना और उसकी दोनों सहेलियां उस जादुई स्विमिंग पूल में नहाने लगी। जैसे ही वो तीनों नहाकर बाहर आई, वो तीनों बहुत ही सुंदर दिखने लगी और उनके कपड़े भी सुनहरे बन गए। धीरे धीरे पूरे गांव में स्विमिंग पूल के बारे में चर्चा होने लगी। रागिनी को जब ये बात पता चली तो रवीना से वो बहुत ज्यादा जलने लगी। फिर एक दिन मौका पाकर रागिनी रवीना के घर गई। उस दिन रवीना घर पर नहीं थी। रागिनी जल्दी से रवीना के घर के पीछे बने जादुई स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची। यही सही मौका है, मैं जल्दी से इस स्विमिंग पूल में नहा लेती हूँ, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। ये सोचकर रागिनी उस स्विमिंग पूल में नहाने लगी। जादुई स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से वो और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। ये देख रागिनी के मन में लालच आ गया, क्यों ना मैं एक और बार इस जादुई स्विमिंग पूल में नहा लूं, फिर मैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी और इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाऊंगी। ये सोचकर रागिनी दोबारा से जादुई स्विमिंग पूल में नहाने गई। जैसे ही वो जादुई स्विमिंग पूल के अंदर गई, उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और उसका रंग काला हो गया। रागिनी अपनी हालत देखकर रोते हुए अपना मुंह छुपाकर घर वापस चली गई और अपने घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन उस जादुई स्विमिंग पूल की मदद से रवीना और उसकी सहेलियां खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।